वेलकम टू जेनेसिस स्कूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड लिटरेचर चिल्ड्रन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लो स्प्रिंग। इसका टाइटल ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन आ जाता है लो स्प्रिंग। देखो, बहुत सारे सीजन रहते हैं, जिसमें समर रहता है, विंटर रहता है, स्प्रिंग टाइम भी रहता है, ऑटम भी रहता है, मानसून भी रहता है। लेकिन स्प्रिंग सीजन इज द सीजन विच इज द सीजन ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। तो यहाँ हम कौन से स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, विच इज लोस्ट। ओके, तो चैप्टर की एक इसमें टू स्टोरीज हैं। तो फर्स्ट स्टोरी आज हम डिस्कस करेंगे, समटाइम आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। राइट। तो फर्स्ट दोनों ही स्टोरीज एक्चुअली में पावर्टी स्ट्राइकन चिल्ड्रन के बारे में है। तो फर्स्ट स्टोरी में हम कुछ रैग पिकर बॉय के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे छोटे छोटे बच्चे जो हैं सुबह सुबह गार्बेज से कचरा ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तो उनका स्प्रिंग टाइम जो है, स्प्रिंग टाइम उन चाइल्डहुड टाइम को कहा गया है यहाँ पर। उनका जो एजुकेशन में निकलना चाहिए था टाइम, जो उनका प्लेइंग में निकलना चाहिए था, और किस तरीके से वो गार्बेज डंप्स में आकर के अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो द टाइटल इज फुली जस्टिफाइड व्हेन यू विल रीड द स्टोरी। सो द राइटर ऑफ द चैप्टर इज अनीस जंग एंड दिस इज डॉक्टर पवन कुमार हियर, जोजो सर। लेट्स समथिंग रीड अबाउट द ऑथर। थोड़ा सा राइटर के बारे में जानना जरूरी है, तो और वैसे भी इंडियन राइटर हैं। So, about the author, Anis Jung was born in Rourkela and spent her childhood and adolescent in Hyderabad. So, Hyderabad se hai. So, she received her education in Hyderabad and USA. Her parents were both writers. Anis Jung began her career as a writer in India. She has been an editor and columnist for major newspaper in India and abroad and has authored several books. तो काफी सारी बुक्स लिखी है उन्होंने और बहुत सारे पेपर्स में उनके आर्टिकल्स छपते रहे हैं। द फॉलोइंग इज एन एक्सरप्ट। ये क्वेश्चन रहेगा हमारा पेपर के लिए, एग्जामिनेशन के लिए। एक्सरप्ट का मीनिंग रहता है पीस या पार्ट। तो पेपर में क्वेश्चन ये आता है कि लो स्प्रिंग चैप्टर उस नीस जंग की कौन सी बुक का पार्ट है। तो उसकी बुक का नाम जो है, आगे टाइटल लो स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ये आप लोग याद रखेंगे। सो हियर शी एनालाइजेस द ग्राइंडिंग पॉवर्टी। ग्राइंडिंग पॉवर्टी का मतलब होता है एक ऐसी पॉवर्टी विच इज कॉन्टिन्यूस एंड परसिस्टेंट। right, who they are unable to sort out this to come out from this poverty, right? And traditions also which condemn these children to a life of exploitation. तो चैप्टर किस बारे में है? एक पॉवर्टी के बारे में which is perpetual there, या कुछ ट्रेडिशंस ही ऐसी हैं कि वो ट्रेडिशंस की वजह से बच्चे किस तरीके से एक्सप्लॉइट होते रहते हैं। तो इन बच्चों की कहानी है, इसीलिए लो स्प्रिंग कहा गया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। Why do you do this? I asked Sahib, whom I encounter every morning, scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. राइटर इसमें खुद इन्वॉल्व है, राइटर खुद साहिब से मिल रही है। साहिब इज अ रैग पिकर बॉय। वो डेली आता है, उसके नेबरहुड में स्लम एरिया बना हुआ है जहां पर वो स्क्राउचिंग का मीनिंग रहता है सर्चिंग। गोल्ड कोई जो कॉस्टलीस्ट जो मेटल है उसके लिए नहीं, गोल्ड यहाँ गार्बेज के लिए यूज किया गया है। गार्बेज के अंदर जो ऐसा प्लास्टिक या कुछ मेटल्स जो ऐसे कोई रस्टी आयरन वगैरह मिल जाते हैं, तो ऐसी चीजों को जो है गोल्ड का, ये एक्चुअली में लिटरेरी डिवाइस है, मेटाफर और इवन हाइपरबले कहेंगे इसको, कि गार्बेज जैसी चीज को गोल्ड कह दिया गया। क्योंकि रैग पिकर जो बॉयज हैं या जो स्लम एरिया है उनके लिए तो गार्बेज ही, उनके अंदर मिलने वाली चीजें जिसे बेच करके वो अपना सरवाइव कर सकते हैं, उनके लिए वो गोल्ड जैसा ही है। तो वो साहिब से मिलती है, राइटर साहिब से मिलती है, वो उसके पड़ोस में उसको देखती है, वो कैसे गार्बेज के अंदर जो है अपनी जरूरत की चीजें वो सर्च करता है। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, सेट अमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। साहिब ने बहुत टाइम पहले अपना घर छोड़ दिया था। वो ढाका का रहने वाला है जहां हरे भरे खेत होते थे, और उसके माइंड में उसके घर को लेकर के उसकी यादें अभी भी ताजा है। There were many storms that swept away their fields and homes, his mother tells him. वो साहिब और साहिब की मदर का मैटर है। साहिब की मदर उनको उसको बताती रही है कि कैसे तूफान आते थे, तो तूफान उनके खेतों को और उनके घरों को कैसे उजाड़ दिया करते थे। ठीक है, स्वेप्ट अवे का मतलब यहाँ डिस्ट्रक्शन से भी, डिस्ट्रॉय कर देना और ब्लो इट अवे। तो दैट्स व्हाई दे लेफ्ट, और इसीलिए उन्हें अपनी जगह छोड़ करके, यानी ढाका जहां उसको छोड़ करके आ गए थे वो, एंड लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। और अब वो एक शहर
कि सराउंडिंग में बाहर कहीं ऐसी जगह रुके हुए हैं जहां रह रहे हैं वो, और वहां पर वो गोल्ड के लिए लुक करते हैं। लुकिंग फॉर गोल्ड से मतलब यहाँ उस, मैं फिर कहूंगा मेटल, यहाँ गोल्ड से मतलब गार्बेज से मिलने वाले वो मेटल जिससे उनका सर्वाइवल पॉसिबल है, यहाँ गोल्ड से ये मतलब है। ठीक है, तो वो रैग पिकर बॉय साहिब है और उसकी फैमिली है, वो ढाका से आए हैं और वो यहाँ शहर के, बड़े शहर के बाहर आकर के रहने लगे सर्वाइवल के लिए। I have nothing else to do, he mutters looking away. Go to school, I say glibly. Glibly का मतलब होता है प्लेन, सीधे ही पूछ लेना। Realizing immediately how hollow the advice must sound. अब राइटर ने उसको क्वेश्चन किया था कि तुम ये क्या करते हो यहाँ, मतलब गार्बेज सर्च करते रहते हो, तुम्हें और मतलब और कुछ करना चाहिए है ना। तो वो बताता है कि उस और वो क्या करे, उसके पास कुछ है ही नहीं। राइटर पूछती है कि तुम स्कूल के बारे में नहीं सोचते, स्कूल जाते हो। लेकिन इमीडिएटली राइटर कहती है कि आई फेल्ट, आई रियलाइज हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। देखो, राइटर को इमीडिएटली इस चीज का एहसास हो जाता है कि वो उसको जो स्कूल जाने की एडवाइस देना चाह रही है, अभी उसे स्कूल जाना चाहिए इस एज में, तो वो कितनी खोखली है, कितनी खाली है। क्योंकि सच्चाई उसको भी पता है कि वो जिस एरिया से, स्लम से आ रहा है, वहां पर स्कूल्स है ही नहीं, और होंगे तो वो मतलब विदाउट टीचर ही हो सकते हैं, राइट। सो देर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। अब यहां से एक चीज सामने आएगी, ये चीज सामने आएगी कि एक तो स्लम में स्कूल है नहीं, राइट, लेकिन जो साहिब की जो इंस्टिंक्ट है स्कूल जाने की, इट इज देयर। ऐसा नहीं है कि वो स्कूल जाना नहीं चाहता है, ही इज रेडी टू गो टू स्कूल, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि उसके नेबरहुड में यानी स्लम में, उसके एरिया में स्कूल है ही नहीं। इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। राइटर फिर पूछती है कि अगर मैं स्कूल खोलती हूँ तुम आओगे वहां पर। यस, ही से स्माइलिंग ब्रोडली। रादर वो तो खुश हो जाता है कि वो स्कूल आना चाहता है। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज योर स्कूल रेडी। तो काफी दिनों के बाद जब वो दोबारा साहब से मिलती है तो रादर साहब पूछता है उससे, राइटर से, कि तुम्हारा स्कूल रेडी है। It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not made. तो अब राइटर को रियलाइजिंग तो वो पहले ही कर रही थी, लेकिन अब उसको एम्बैरेसमेंट भी फील होता है कि अननेसेसरली उसने उसके माइंड में एक सीड जो है वो क्रिएट कर दिया कि स्कूल जाना चाहिए उसको, राइट। अब वो अपना आंसर दे करके टाल मटोल तो करती है कि इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, टाइम लगता है स्कूल बनने में, बट शी इज फीलिंग एम्बैरेसमेंट though she already had realized कि schools are not available to them in their neighborhood, right? Then she says, but promises like mine abound in every corner of his bleak world. अब यहाँ bleak का मीनिंग डार्क एंड होपलेस वर्ल्ड को कहा गया है। राइटर जहां यहां पर इनडायरेक्टली पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट को भी यहाँ क्रिटिसाइज कर रही है, क्योंकि वो ये कहना चाहती है कि मेरी जैसी बातें या मेरे जैसे प्रोमिसेस यहाँ पर बहुत से जो है पॉलिटिशियंस आके करके चले जाते हैं, बट नोबडी इज देयर टू ओपन स्कूल फॉर देम। लेकिन उनकी एजुकेशन के लिए जो प्रॉपर अरेंजमेंट होने चाहिए वो नहीं हो पाते। तो ऐसे बच्चे जो स्कूल जाना चाहते हैं, तो उनकी जो होप है स्कूल जाने की और जो उनका स्प्रिंग टाइम है वो विच शुड बी देयर टू स्पेंड इन गेटिंग एजुकेशन एंड प्लेइंग, वो इट इज नॉट देयर। तो इसलिए वो एक ऐसे होपलेस वर्ल्ड में जहां पर ऐसे प्रोमिसेस ऐसे ही लोगों के द्वारा किए गए या पॉलिटिशियंस ने किए या और कोई सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस करके चले जाते हैं, इट्स ऑलवेज देयर एंड नोबडी बॉदर्स अबाउट दैम। ठीक है, तो इसमें आप लोग कुछ क्वेश्चंस मैंने नीचे दिए हुए हैं, आप लोग अपने आप पढ़ते रहेंगे। ओके। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क्ड हिम हिज नेम। जब महीने भर की जान पहचान होगी तब उसका अब नाम पूछती है उसका। उस साहिब आलम, he gives his name, he announces. He doesn't know what it means. If he knew its meaning, Lord of the universe, he would have a hard time believing it. Unaware of what his name represents, he roams. Roams का मतलब होता है wandering करना, घूमना इधर उधर बिना मतलब के। So he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Over the months, I have come to recognize each of them.
तो एक बात तो ये कि राइटर जो है, नरेटर, यहाँ पर वो जितने भी बच्चे वहां पर स्लम एरिया के हैं जो वहाँ गार्बेज स्क्रंचिंग करने आते हैं, तो उनके साथ उसकी जान पहचान हो गई है। लेकिन अब महीनों के बाद अब जाकर के जब उसका नाम पूछा गया, तो वो जिस लड़के से वो बात करती है, तो उसका पूरा नाम है साहिब आलम। यहाँ से आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्टली आता है इसमें। ठीक है, तो साहिब आलम का मीनिंग होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरी दुनिया का मालिक। ठीक है, और राइटर कहते हैं कि उसे विश्वास नहीं होगा उसको अपने नाम पर, क्योंकि जहां उसके नाम का मीनिंग पूरी दुनिया का मालिक है, और जबकि वो क्या कर रहा है, एक स्लम एरिया में गार्बेज सर्चिंग कर रहा है, राइट। और वो इधर उधर अपने फ्रेंड्स के साथ वहां पर आता है, राइट। तो यहां पर आपको क्वेश्चन मिलता है कि व्हाट्स द आयरनी इन द नेम ऑफ साहिब आलम। साहिब आलम के नेम में आपको क्या आयरनी मिलती है? तो आयरनी यही है, मीनिंग देखो क्या है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, और उसके जस्ट बिल्कुल टोटल अपोजिट, तो वो वहां पर गार्बेज सर्चिंग करता है। तो इसको आप अपने ढंग से एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा यहाँ पर साथ साथ मैंने पहले कहा, क्योंकि आपको एक्सट्रैक्ट आते हैं, तो एक्सट्रैक्ट में ऐसे क्वेश्चन लिटरेरी डिवाइसेस के बहुत रहते हैं। जैसे अब साहेब और उसके फ्रेंड्स को क्या कहा गया है, एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, राइट। तो मेटाफर बनता है यहाँ पर, और फिर आगे इन्हीं इन्हीं बॉयज के लिए कहा गया लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, तो इन्हीं को मॉर्निंग बर्ड्स भी कहा गया है। लाइक से यूज किया गया तो यहाँ सिमिली हो जाती है, राइट। लेकिन आप ये ध्यान देंगे कि जो इनको मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपियर एट नून, तो मॉर्निंग में इनका आना और अपना काम फिनिश किया, गार्बेज में से जो उनको वैल्यूएबल चीजें उनके अकॉर्डिंग जो वैल्यूएबल हैं वो ढूंढ के वो वहां से चले जाते हैं, राइट। दे कम इन द ग्रुप्स। तो राइटर की उनके सबके साथ एक अच्छी जान पहचान हो गई है। तो व्हाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। राइटर एक से पूछती है उनमें से एक से, तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते? कुछ वर्ड राइटर ने इंडियन वर्ड एज इट इज यूज किए हैं, तो राइटर है, कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। माई मदर डिडंट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली। ध्यान देना, एक बच्चे से पूछा, उसने ये कहा कि मदर शेल्फ के ऊपर रखती है, वो उसे देती नहीं है, राइट। Even if she did, he will throw them off, adds another, who is wearing shoes that do not match. एक और बॉय है, वो कहता है अगर वो मदर मुझे उस तरीके की चप्पल दे भी दे तो मैं उसे फेंक दूंगा। वो इस टाइम में शूज पहने हुए हैं जो कि अलग अलग है। ठीक है, डू नॉट मैच मतलब एक जूता अलग है, दूसरा जूता अलग है। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing, I want shoes. तो वो अपने पैरों को छुपा रहा है। जब राइटर उससे पूछते भी ऐसा क्यों भी, तुम थ्रो क्यों कर दोगे, तो वो कहता है आई वांट शूज, मुझे शूज चाहिए। सेज अ थर्ड बॉय हु हैज नेवर ओन अ पेयर ऑल हिज लाइफ। तो थर्ड बॉय वो ये बात क्लियर करता है जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी जूते देखे ही नहीं। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज, ऑन विलेज रोड्स। तो राइटर कहती है मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं बिना जूतों के घूमते शहरों में, गांवों की सड़कों पर, उसको उसने देखे हैं। इट्स नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन। एक एक्सप्लेनेशन उनमें से बच्चों में से निकल के ये आती है कि ये उनके वहां पर एक ट्रेडिशन है, राइट। तो ये कोई पैसे की कमी की वजह से नहीं है, ऐसा भी मैटर सामने आता है। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। ये लाइनें इंपॉर्टेंट भी हैं और समझना भी है। परपेचुअल का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस, लेकिन राइटर कहती है कि ये सिर्फ एक बहानेबाजी है। एक्चुअली में जो है, दे आर सफरिंग फ्रॉम कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ पॉवर्टी। वो शुरू से बेचारे गरीबी में पैदा होते हैं, गरीबी में बड़े होते हैं, तो वो फुटवियर पहनना, चप्पल पहनना और अच्छे वाले शूज मिल जाना, ये उनके लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, राइट। तो यहां से आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने लिखे भी हुए हैं। व्हाई डज ही नॉट वियर चप्पल्स, what is added by another for not wearing chappals, what are the different explanations given by those barefoot boys। तो आप लोग वन बाय वन बाई शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनता है, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। राइटर आगे हमें बताती है, आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम यूडीपी वंस टोल्ड मी। राइटर हमारे साथ एक स्टोरी शेयर करती है, वो स्टोरी एक यूडीपी मैन ने राइटर के साथ शेयर की थी। ओके, एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। यूडीपी मैन ने बताया था राइटर को कि वो जो है पास्ट में स्कूल में जाया करता था, स्कूल
जाने के लिए पहले उसे टेम्पल के आगे से निकलना पड़ता था। वेयर हिज फादर वाज अ प्रीस्ट, और उसी टेम्पल में उसके फादर प्रीस्ट भी थे, यानी पंडित थे वहां पर। ही वुड स्टॉप briefly at the temple and pray for a pair of shoes। वो हमेशा वहां रुकता था टेम्पल में, छोटा सा हॉल्ट करना, और हमेशा जो है वो शूज के लिए प्रे किया करता था मंदिर के अंदर। करते ही हैं हम लोग, सभी मंदिर में जाते हैं, कुछ ना कुछ मांगने के लिए जाते हैं, राइट। सो 30 years later I visited his town। राइटर कहती है 30 साल के बाद राइटर ने जब उस शहर को विजिट किया और उस टेम्पल को देखा, विच वॉज नाउ ड्रॉन इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन। यहां आप ध्यान देना कि टेम्पल जो है इट्स ड्रॉन इन एयर ऑफ डेसोलेशन। डेसोलेशन का मीनिंग आइसोलेशन से, सुनसान, लॉनलीनेस से ही रहता है, और वो ऐसे कुछ बढ़िया नहीं दिख रहा था। इन द बैकयार्ड वेयर लेफ्ट द न्यू प्रीस्ट, और बैकयार्ड में एक प्रीस्ट, कुछ जो नया प्रीस्ट आया हुआ था, नेचुरली 30 years हो गए हैं। सो देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, कुछ चेयर्स पड़ी हुई हैं रेड और व्हाइट कलर की। अ यंग बॉय ड्रेस इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक लड़का यूनिफॉर्म में आता है। वियरिंग सॉक्स एंड शूज, उसने अब सॉक्स और शूज पहने हुए हैं। अराइव पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, हांफते हुए, पेंटिंग मतलब रनिंग, ब्रीदिंग हैवीली, दौड़ के आया है, बैग फेंकता है बेड के ऊपर। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस। उसको देख करके राइटर वो पहले वाले बॉय को याद करती है, और वो बॉय जिसने कभी गॉडेस यानी जो वहां पर मूर्ति लगी है मंदिर के अंदर, उसके आगे उसने प्रे किया था। व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज लेट मी नेवर लूज देम, राइट। तो अब वो जो लड़का वहां पर आया है, वो लड़का आकर के वहां पर क्या प्रे कर रहा है, लेट मी नेवर लूज देम। अब उसके पास शू हैं, सॉक्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर, लेकिन फिर भी वो प्रे कर रहा है कि लेट मी नेवर लूज देम। द चाइल्ड इज इन fear of losing those shoes। The goddess had granted his prayer। उस देखो यहां एक चीज ध्यान देना, लड़के दो हैं, एक 30 years बैक, एक 30 years आफ्टर। 30 years पहले तो प्रे की जा रही थी कि मुझे शूज मिल जाए, अब 30 years में इतनी इतनी बात तो हुई है कि जूते मिल गए हैं, लेकिन द चाइल्ड इज स्केर्ड, बच्चा डरा हुआ है कहीं ये शूज मेरे हाथों से निकल ना जाए, राइट। अब गॉडेस ने यानी परमात्मा ने जो है मंदिर में जिसकी मूर्ति लगी है, उन्होंने प्रे तो सुन ली। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वॉर शूज, और ऐसे बच्चे जो प्रीस्ट के बच्चे हैं उनको शूज मिल गए पहनने के लिए। बट मेनी अदर्स लाइक द रेग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। लेकिन राइटर कहती है अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास पहनने के लिए शूज नहीं है। यहां देखो राइटर ने इस मैटर को क्यों मेंशन किया है, इसलिए मेंशन किया है कि वो ये हम हमारे साथ ये शेयर करना चाह रही है कि 30 इयर्स के अंदर हमारा देखो प्रोग्रेस लेवल कितना हाई है। हाई से मतलब आप समझेंगे कि इतना सही हम कर पाए हैं कि एक बच्चा जो है वो शूज तो उसको मिल गए हैं, लेकिन वो अभी भी स्केयर्ड है। लेकिन उसके साथ साथ लाखों ऐसे बच्चे अभी भी हैं जिनके पास शूज पहनने के लिए है ही नहीं। तो ये कोई बहुत बड़ी प्रोग्रेस नहीं है अकॉर्डिंग टू द राइटर। My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on periphery of Delhi, yet miles away from it metaphorically। Acquaintance का मतलब होता है जान पहचान। राइटर कहती है जो बिना चप्पल पहने हुए जो ये जो रैग पिकर्स बॉयज हैं, तो जब वो इनसे मिलने लगी तो फिर उसको सीमापुरी जाने का मौका मिला। देखो यहां से हमें पता चलता है कि वो बच्चे सारे जो हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो सीमापुरी में रहते हैं। और सीमापुरी एक प्लेस है जो दिल्ली की पेरिफेरी पे यानी आउटलाइन पे वो सिचुएटेड है। देखो मोस्टली जो स्लम होते हैं वो बड़े बड़े शहरों के कॉर्नर्स पर ही होते हैं, एजिस पर होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो लोग हैं स्लम में रहने वाले उनके अंदर इतनी जो है उनकी कैपेसिटी नहीं होती कि वो शहर के अंदर कोई जगह ले सके किराए पर या अपना बिजनेस या अपने सर्वाइवल के लिए। तो वो एक बार शहरों के बाहर ही टिकते हैं एक बार आकर के अपना अपना सर्वाइवल सेट करने के लिए, ठीक है। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इस पे आता है कि सीमापुरी इज अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। देखो मेटाफर का मीनिंग तो आपको पता ही है कि एक किसी और चीज को सब्स्टिट्यूशन के लिए यूज किया जाता है। जैसे बॉयज के लिए रैग पिकर्स के लिए अभी राइटर ने आर्मी वर्ड यूज किया था या मॉर्निंग बर्ड्स यूज किया था, वहां सिंपली आ गया था, राइट। लेकिन यहाँ मेटाफर क्या है, यहाँ मेटाफर वो डिस्टेंस है। दिल्ली देखो हमारे देश की कैपिटल है, जहां पर
हमारी सारी मिनिस्ट्री जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, इवन यूटी गवर्नमेंट भी वहां पर रहती है, ठीक है। और सिटी के अंदर हर वो फैसिलिटी होगी जो चाहे ड्रेनेज की है, एजुकेशन की है, या और उनके खाने पीने की जो सुविधाएं हैं, मार्केट है, और सब चीजें जो हमारी डेली सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं, वो सब दिल्ली के अंदर तो हैं, लेकिन सीमापुरी के अंदर नहीं है येट। इसीलिए ये बात कही गई है, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट। इसको मेटाफोरिकली कहा गया है कि उस डिस्टेंस कौन सा है, सोशियो इकोनॉमिक डिस्टेंस है। यानी दिल्ली के इनसाइड लोगों का जो स्टेटस लेवल जो है वो कितना डिफरेंट है, और बिल्कुल थोड़े से डिस्टेंस पर सीमापुरी सिचुएटेड है, लेकिन वहां वो ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, राइट। इसीलिए राइटर ऐसा लिखती है कि yet miles away from it. So those who live here are sequesters who came from Bangladesh back in 1971. राइटर कहती है कि ये लोग जो हैं sequesters हैं, who came, sequesters कौन होते हैं, जो दूसरे कंट्री से आए हैं और विदाउट परमिशन आ गए थे और बांग्लादेश से आए 1971 में। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, साहिब का परिवार भी उनमें से एक है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, इट स्टिल इज, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी। समझना बात को, सीमापुरी जब ये लोग आए थे तब एक वाइल्ड प्लेस था, एक जंगल जैसी जगह थी, राइट। इट स्टिल इज, राइटर कहती ये आज भी एक वाइल्ड प्लेस है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये खाली नहीं है, इट इज फुल ऑफ पॉपुलेशन। जब ये लोग पहले आए थे तब बहुत सारी जगह खाली पड़ी रही होगी, लोग आए, जब ये बसने लग गए तो अब बसते जो पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई, तो इट्स नो लॉन्गर एम्प्टी। यानी उसकी जो वाइल्डरनेस है वो तो अभी भी एज इट इज बनी हुई है ना, ठीक है। पॉपुलेशन ने उसको कवर अप कर लिया उस एरिया को, राइट। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage और running water, live 10,000 rag pickers। तो सीमापुरी के अंदर 10,000 रैग पिकर्स यहाँ पर सरवाइव करते हैं। और ये जो सारी लाइनें लिखी हैं, जैसे मड स्ट्रक्चर है वहां पर, यानी घर जो बने मड्स के बना रखे हैं, जो उनकी छतें हैं वो टिन और टारपोलिन की बनी हुई हैं, तो सीवेज सिस्टम वहां पर है नहीं, पानी सारा दिन यूं ही चलता रहता है, ठीक है। तो ये सीमापुरी के हालात हैं। इवन कई बार बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन भी आ जाता है कि डिस्क्राइब द पिटीफुल कंडीशन ऑफ सीमापुरी, तो बस आप लोग यहां से लग जाएंगे, शुरू कर देंगे। और इसमें लिटरेरी डिवाइसेस आप लोग देख सकते हैं, इमेजरी जो है यहाँ पर यूज की, सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, इट स्टिल इज, बट इट्स नो लॉन्गर एम्प्टी, ठीक है। तो इवन ये जो लाइनें हैं, रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन, ये सब लाइनें भी इसके अंदर भी इमेजरी बनती है। They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with the ration cards that get their names on voters list and enable them to buy grain. राइटर बताती है कि सीमापुरी में जो ये रैग पिकर्स हैं, करीब इनको 30 साल हो गए यहाँ पर रहते हुए, बिना आइडेंटिटी के रह रहे हैं। इनके पास कोई ऐसी परमिशन नहीं है। हाँ, इनके पास राशन कार्ड जरूर हैं, वो राशन कार्ड इनको इसलिए दे दिए गए ताकि उनका नाम जो है वोटर लिस्ट में है, तो वो वोट उनके ग्रैब किए जा सके। देखो, एक बार फिर से राइटर ने उन पॉलिटिशियंस की ओर जो है पॉइंट आउट किया है, जो इनकी जो एक्चुअल कंडीशंस हैं उनकी इंप्रूवमेंट की और उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। सिर्फ उनको वोट डल जाए इसके लिए उन्होंने उनको वोटर कार्ड जरूर प्रोवाइड कर दिया। लेकिन ठीक है, रैग पिकर फिर भी खुश हैं, क्योंकि एटलीस्ट उनको उस राशन कार्ड से क्या मिल जाता है, ग्रेन मिल जाता है, सस्ते रेट पर मिल जाता है। फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है और इस पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है। रैग पिकर के लिए फूड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आइडेंटिटी से कोई नहीं। देखो, दोनों ही राइट हैं। जब हम किसी देश में रहते हैं तो हमारा राइट होता है। देखो, आप में से कितने बच्चे फॉरेन जाना चाहते हैं और वहां की पीआर लेना चाहते हैं, तो वो पीआर का मतलब क्या है, आइडेंटिटी। आप चाहते हैं कि उस देश से आपकी आइडेंटिटी बने, राइट। तो आइडेंटिटी एक्चुअली में राइट है, आप है ना, जब आप कहीं पर रेगुलर रहने लग जाते हैं तो आप यू वांट सम आइडेंटिटी। लेकिन रैग पिकर लोगों को इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, उनका मतलब तो पहले फूड से और सर्वाइवल से है, राइट। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. Say a group of women in tattered sarees when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. राइटर जब सीमापुरी में गई तो वहां की women से बात की। यहाँ tattered sarees जो हैं, फटी पुरानी साड़ियों के लिए यूज किया गया है, तो उनसे बात करने पर उसे पता चला कि उनके इतने बुरे हालात हैं कि
ऐसा कभी होता ही नहीं होगा कि दिन भर उनको पूरा खाना खाने को मिले। और वो उन्होंने बताया कि गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, कि वो तो कोई लकी डे रहता होगा कि जब वो मतलब बिना पेट दर्द के, यानी जब उनको भरपेट खाना मिला हो और वो आराम से सोएं। ऐसा तो कोई लकी डे होगा। लेकिन वो यहाँ पर रहना चाहते हैं, इसलिए रहना चाहते हैं कि एटलीस्ट उनको यहाँ पर ग्रेन मिल रहा है। ठीक है, अपने खुद के देश में जहां से वो आए हैं, वहां तो उनके ग्रीन जो फील्ड्स थे वो भी स्वीप अवे हो जाते थे। ठीक है, उनके घर भी इतना तूफान आता था, वो सब कुछ उड़ जाए, तो मतलब वहां एटलीस्ट वो यहाँ पर इतने से ही हैप्पी हैं कि यहाँ उनको एटलीस्ट ग्रेन तो मिल रहा है। वहां तो उनको ग्रेन भी नहीं मिल रहा था, दैट्स वाई दे हैड कम देयर। तो लेकिन फिर भी एक भरपेट खाना वो यहाँ पर उनको नहीं मिलता है। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. Transit homes, transit का मतलब टेम्परेरी होता है। ठीक है, अब ये भी देखो एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि इनके कोई फिक्स घर नहीं है, उनके घर ट्रांजिट है, टेम्परेरी घर है। वो घर टेम्परेरी इसीलिए है कि उनको जहां खाना मिलेगा वो वहीं अपना टेंट लगा देंगे। उन्हें इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि ये सीमापुरी है या ये शक्तिपुरी है या कोई और पुरी है। उन्हें इस चीज से कोई लेना देना नहीं। चिल्ड्रन ग्रो इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैंक पिकिंग। बच्चे ऐसे गरीब परिवारों में जहां खाना प्रॉपर मिलता नहीं है उनमें ही बड़े होते हैं और उनके सर्वाइवल में ही पार्टनर बनते हैं। और सीमापुरी में सर्वाइवल यानी सर्वाइविंग के लिए एक ही चीज है और वो है रैंक पिकिंग। थ्रू द ईयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट। सालों में वो इतने इतने परफेक्ट हो जाते हैं कि गार्बेज में से क्या क्या उन्हें पिकअप करना है, इट बिकम्स अ फाइन आर्ट। देखो, ये एक तरीके से फाइन आर्ट राइटर ने क्या दिया है, लिटरेरी डिवाइस यूज किए हैं, हाइपरबले। वो गार्बेज पिकिंग, रैक पिकिंग ये कोई आर्ट थोड़ी है, ये कोई आर्ट नहीं है, ये उनकी मजबूरी है, लेकिन उसको राइटर ने फाइन आर्ट कहा है। आगे तो और भी कह दिया, गार्बेज टू देम इज गोल्ड। उनके लिए तो गोल्ड ही हुआ ना, क्योंकि उससे मिलने वाली जो मेटल्स हैं, प्लास्टिक है, उन सब चीजों को बेचने से उनका सर्वाइवल चलने वाला है। और जिस चीज से उनको फूड मिलता है वो उनके लिए गोल्ड है, राइट। इट्स देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड्स, इवन इफ इट्स अ लीकिंग रूफ। अब देखो इसमें भी कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी है, जक्स्टापोजिशन यहाँ कहेंगे हम लोग, कि छत दी है इवन इफ इट इज लीकिंग रूफ। छत लीक कर रही है लेकिन चलो है तो सही। मतलब देखो आप लोग उनकी सर्वाइवल कंडीशंस देखो कितनी टफ हैं। उनके खाने का इंतजाम नहीं है, उनके रहने का इंतजाम नहीं है, कितनी गंदगी में वो रह रहे हैं, और इसीलिए तो उनको लो स्प्रिंग कहा गया है। एंड फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर। अब ये गार्बेज राइटर कहती है एक बच्चे के लिए तो इसके लिए वो बिल्कुल डिफरेंट बात है। कैसे? I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, साहिब says, his eyes lighting up. Eyes lighting up का देखो मतलब क्या है, आंखों में उसके एक खुशी है, चमक है। किस वजह से? क्योंकि कभी कभी उसको गार्बेज में से 1 रुपए का कॉइन मिल जाता है, कभी कभी 10 रुपी नोट भी मिलता है। इवन when you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. और ऐसा भी नहीं कि गार्बेज से जब आपको एक कॉइन मिल गया तो अब आप सोचेंगे कि बस आज आज के सर्वाइवल हो गया तो अब हमें और जरूरत नहीं है। रादर उससे एक्साइटमेंट और बढ़ती जाती है और स्क्राउचिंग और इंक्रीज होती है, और अब उनको लगता है कि शायद अब एक एक कॉइन मिला तो और भी मिल सकता है, राइट। सो इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। तो यहाँ एक मीनिंग और एक डिफरेंट क्वेश्चन भी निकल के आता है कि बच्चों के लिए गार्बेज जो है वो इट हैज अ डिफरेंट मीनिंग। इट्स लाइक अ गेम। उनको एक कॉइन मिल गया तो दे स्टार्टेड फॉर अनदर कॉइन, तो वो फिर से दूसरा कॉइन ढूंढने में लग गए। या उनको अपने कोई टॉय मिल गया सपोज, तो उनको रहता है कि शायद गार्बेज में से और टॉयज भी मिल जाएंगे, तो इट्स लाइक अ गेम फॉर देम, सो दे स्टार्ट प्लेइंग विद द गार्बेज। इसलिए उनका उनका गार्बेज के लिए जो मीनिंग है वो डिफरेंट है, पेरेंट से अलग है। जबकि फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर। देखो बच्चों के लिए तो ये वंडर है। वंडर का मतलब दे डोंट नो कि व्हाट दे वुड गेट फ्रॉम द गार्बेज। उनको गार्बेज से क्या मिल जाएगा, इट वुड बी अ सरप्राइज फॉर देम।
right? They don't understand the meaning of survival in such small age. For the elders it's a means of survival. जबकि जो पेरेंट्स हैं, जो एल्डर्स हैं, उनको पता है कि इसमें से जो चीजें मिलेंगी, जो प्लास्टिक निकलेगा, जो आयरन रस्टी मेटल मिलेंगे, उनको वो बेचेंगे, उनको बेचने से उनको आज के दिन का राशन मिलेगा. One winter morning, I see Sahib standing by the fence gate of neighborhood club, watching two young men dressed in white. एक मॉर्निंग में विंटर के टाइम में राइटर साहिब को देखती है कि उसके नेबरहुड में एक क्लब है, वहां पर कुछ यंग मैन जो हैं वो व्हाइट यूनिफॉर्म में खेल रहे हैं और गेट फेंस है. ये देखना, देखो फेंस गेट जो है इट इज अ बाउंडेशन, रोकता है उनको, सिंबलाइज करता है. सिंबलाइज किस चीज को कर रहा है? दैट्स अ बैरियर, ठीक है, टू गो इन डेवलपमेंट, उनको डेवलपमेंट से रोक रहा है. अब वो यंग मैन जो है दे आर प्लेइंग टेनिस. आई लाइक द गेम ही हम्स, कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस. कंटेंट मतलब सेटिस्फाइड. हाँ, वो कहता है कि मुझे भी गेम खेलना पसंद है. अभी वो इतनी बात से ही सेटिस्फाइड है कि उसे बाहर से फेंस से वो गेम खेल कैसे खेल रहे हैं वो उसको देखने को मिल रहा है. आई गो इन साइड वेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स. और वो बताता है राइटर को कि कभी कभी उसे अंदर जाने का मौका मिलता है जब कोई नहीं होता यहाँ पर. द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग. तो गेट कीपर कभी कभी उसको स्विंग यूज करने के लिए अलाउड करता है. अब आप ये देखना कि बच्चे का जब उसका स्कूल का मैटर बिगिनिंग में आया था, राइटर ने पूछा था कि स्कूल जाना चाहते हो, ही सेड यस. अब यहां वो गेम के लिए भी यस कहता है. मैं ये बात आपको रिमाइंड इसलिए करा रहा हूं कि हमारे देखो सोसाइटी के दो सेक्शन हैं. एक अपर स्ट्रेटा होता है, एक लोअर स्ट्रेटा. अपर स्ट्रेटा में बच्चे जन्म लेते हैं, रिच होते हैं, उनके पास सब कुछ रहता है. लोअर स्ट्रेटा में हम इन लोगों को ये लोग फॉल करते हैं जिनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है. लेकिन बात यह है कि इंस्टिंक्ट जो बच्चों की है, एक जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो खेलने की रहती है, लर्न समथिंग, लर्निंग की रहती है, वो सबकी सेम रहती है. इसीलिए तो देखो साहब वो भी स्कूल जाना चाहता है, बट दैट्स अनफॉर्चुनेट, ही कैन नॉट बिकॉज देयर इज नो स्कूल. ही वांट टू प्ले बट देयर इज नो क्लब फॉर हिम. उसके लिए ग्राउंड ही नहीं है खेलने के लिए. छुप छुपा के वो गेटकीपर से परमिशन लेकर के वहां जा रहा है. Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. साहिब ने भी आज जूते पहने हुए हैं, जो उसकी शर्ट है, शॉर्ट्स के ऊपर वो अजीब लग रहे हैं. Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. राइटर को बताता है किसी ने उसको दिए हैं. The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them doesn't bother him. लेकिन सच्चाई कुछ और है. डिस्कार्डेड का मतलब होता है रिजेक्टेड. हालांकि वो रिजेक्टेड शूज हैं, किसी रिच बॉय ने फेंक दिए होंगे, वो पहनने से मना कर दिया होगा क्योंकि उसमें से एक जूता जो है उसके अंदर एक हॉल है. लेकिन इस चीज से साहिब को कोई फर्क नहीं पड़ता. फॉर वन हु हैज वॉक बेयरफुट, जो हमेशा नंगे पांव रहा हो, इवन शूज विद अ होल इज ड्रीम कम ट्रू. देखो कितनी बड़ी बात है कि फटे पुराने जूते भी मिल जाना उसके लिए, वो दैट्स लुक्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. उसका सपना सच हो जाने जैसा है. ठीक है, तो ये देखो कितनी बड़ी आयरनी है, कितना मतलब अफसोस की बात है कि एक सेगमेंट ऐसा है जो उन शूज को फेंक देता है और एक सेगमेंट ऐसा है जिसके लिए ये एक बहुत बड़ा सपना है और वो सपने सच हो जाने जैसा है. राइट, बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच. देखो, लेकिन ये जूते तो उसको मिल गए क्योंकि वो रिजेक्ट कर दिए रिच बॉय ने, लेकिन वो गेम जिसे वो इंटेंटली, ठीक है, जैसे बड़े ध्यान से वो देख रहा है, इट इज स्टिल आउट ऑफ हिज रीच. वो अभी भी उसकी रीच में नहीं है, लेकिन वो अभी भी खेल नहीं सकता है. ओके, दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ. आज सुबह जब राइटर ने देखा तो साहेब मिल्क बूथ की ओर जा रहा था. इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर. उसके हाथ में स्टील का एक कैनिस्टर यानी बर्तन है. आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड. वो बताता है कि मैं अब वहां रोड पर एक टी स्टॉल है, मैं वहां काम करता हूं. यहां पर चाइल्ड लेबर का मैटर भी आ रहा है, आप लोग ध्यान देना. ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स. अब उसे वहां टी स्टॉल में काम करने के बदले में 800 रुपए भी मिलते हैं और खाना भी मिलता है. ऑल माई मील्स, राइट, माई मील्स में यहां पर एलिट्रेशन भी है. डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क. राइटर पूछते तुम्हें ये जॉब पसंद है. हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक.
उसने देखा कि उसके चेहरे पे अब वो खुशी नहीं है। वो खुशी जब वो एक रैक पिकर था और जब वो आजाद घूमता था। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक। ठीक है, अब देखो ये स्टील कैनिस्टर जो है, इट्स यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस रहेगी, सिंबोलिज्म रहेगा। स्टील कैनिस्टर जो है, इट इज अ बर्डन, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसीलिए वो उसको हैवी लग रहा है। जबकि प्लास्टिक बैग जो था, दैट बिलोंग्स टू साहिब, वो उसका खुद का था, एंड ही वुड कैरी सो लाइट ओवर हिज शोल्डर, आराम से उठा सकता था। दैट वाज नॉट अ बर्डन, दैट वाज नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, दैट वाज अ सिंबल ऑफ फ्रीडम, इंडिपेंडेंस थी उसकी, राइट। द बैग वाज हिज, द कैनिस्टर बिलोंग्स टू मैन हु ओन्स द टी शॉप। लेकिन उसने वो कैनिस्टर जो है उठा लिया है, और कैनिस्टर उस आदमी का है जिस टी स्टॉल पर वो काम करता है। इट मीन्स ही हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम एट द कॉस्ट ऑफ ₹800 एंड ऑल मील्स। सो साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अब साहेब अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा। ठीक है, तो यहां से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, वेयर वॉज साहेब गोइंग, हाउ मच इज ही पेड, दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग। ये क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है, शॉर्ट आंसर टाइप में आपने ध्यान देना है, क्योंकि स्टील कैनिस्टर जो है दैट इज अ बर्डन, प्लास्टिक बैग जो था दैट वाज हिज फ्रीडम, इंडिपेंडेंस। सो इसीलिए वो उसको हैवी लगता है। So with this, I end up the chapter first part of Low Spring. Thank you all of you for watching this video. And there is once again no pressure of like and subscribe. Just learn and grow. You can find all the notes on this my Telegram channel t.me/JRIDS, or you can scan this QR code given over here. Thank you. God bless you all.